अक्सर चुनावी हार जीत के शोर में जो असल कहानी होती है वो कहीं दब जाती है। आज हम उसी कहानी को खोजेंगे। हम सिंगरौली विधानसभा के 2023 के नतीजों का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद हकीकत, लोगों की उम्मीदों और चुनावी राजनीति की गहराइयों में उतरकर। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सिंगरौली है क्या। मध्य प्रदेश का ये इलाका, इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। कोयले और बिजली का एक बहुत बड़ा गढ़। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस विकास की एक मानवीय कीमत भी है। और हाँ, ये एक आरक्षित सीट है, जिसका मतलब है कि यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता नतीजों की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं उस एक आंकड़े पर जो इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, केंद्र में है। 37,977 वोट। ये 2023 के चुनाव में हार जीत का अंतर था। देखिए, ये कोई मामूली फासला नहीं है। ये आंकड़ा हमें एक बहुत ही सीधा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आखिर इतने बड़े जनादेश के पीछे की वजह क्या थी? यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम सिंगरौली की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के पीछे के कारणों को समझेंगे, पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न की कहानी देखेंगे और फिर एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतने का रास्ता सुझाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सिंगरौली की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी मसले को सुलझाने से पहले उसे ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम 2023 के चुनाव के नतीजों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये एक ही नज़र में पूरी चुनावी कहानी साफ कर देता है। बीजेपी को मिले लगभग 47% वोट और कांग्रेस सिमट गई महज 23% पर। यह अंतर दोगुने से भी ज्यादा का है। तो ये सिर्फ एक हार का आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों पार्टियों के बीच जमीन पर एक बहुत गहरी खाई बनी हुई है। तो ये विश्लेषण एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, 12 से 13% का वोट स्विंग ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। इसे हासिल करने के लिए एक असाधारण रणनीति, जमीन पर पसीना बहाने वाला संगठन और लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचने वाले एक संदेश की जरूरत होगी। ये आंकड़ा लक्ष्य को बिल्कुल ठोस बना देता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ नतीजों के नंबर देखना तो आधा सच है। पूरा सच उन वजहों में छिपा होता है जिन्होंने मतदाताओं के मन को और फिर वोटिंग मशीन के बटन को प्रभावित किया। ये वो मुद्दे हैं जिनमें सिंगरौली की जनता रोज जीती है, रोज जूझती है। हवा और पानी में जहर, विकास के नाम पर अपनी ही जमीन से बेदखली का डर, युवाओं के हाथ में डिग्री लेकिन जेब में नौकरी नहीं, और टूटी सड़कें, सूखे नल जैसी बुनियादी सुविधाओं का रोज का संघर्ष। ये सिर्फ चुनावी भाषणों के विषय नहीं है, ये यहाँ की जिंदगियों की कड़वी सच्चाई है। तो देखिए, यहाँ चुनौती एक नहीं दो तरफा है। एक तरफ है पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां, जैसे बूथ पर संगठन का ढीला होना, चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की कमी और एक ऐसा संदेश जो शायद स्थानीय लोगों के दिलों को छू नहीं पाया। और दूसरी तरफ बाहरी चुनौतियां हैं, एक मजबूत सत्ताधारी दल का सामना, इलाके में आर्थिक परेशानियां और सामाजिक न्याय से जुड़े गहरे सवाल। इन दोनों को एक साथ देखे बिना तस्वीर कभी पूरी नहीं होती। और जब हम इन चुनौतियों को देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र का आधार हर नागरिक का सम्मान है। हमारा संविधान सबको गरिमा से जीने का अधिकार देता है और सार्वजनिक बहसों में भी एक जिम्मेदारी की बात करता है। ये विश्लेषण भी उसी भावना से किया जा रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव अचानक से नहीं होता। हर नतीजे के पीछे एक लंबा इतिहास होता है और 2023 का जनादेश भी पिछले 30 सालों से चली आ रही एक कहानी की अगली कड़ी है। आइए उस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये आंकड़े ये खुद बोलते हैं। 1993 में यहाँ कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद से उसकी जमीन लगातार खिसकती गई। दूसरी तरफ 2008 के बाद से बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत। 1993 में जहां सिर्फ 44% लोग वोट डालते थे, वहीं अब ये आंकड़ा 68% के करीब है। इसका मतलब लोग राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा एक खास दिशा में, कह सकते हैं, मजबूत होता दिख रहा है। तो ये आंकड़े देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर इस 30 साल लंबे पैटर्न के पीछे क्या है? ये सिर्फ एक दो उम्मीदवारों या किसी एक चुनाव अभियान की कहानी तो हो नहीं सकती। इसके पीछे जरूर कुछ गहरे सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक कारण काम कर रहे हैं। वो क्या है?
ये चार्ट हमें एक तरह से इन वजहों का वजन बताता है कि किस चीज का कितना असर रहा। 40% असर तो बीजेपी के लंबे प्रभुत्व का है, ये साफ है, लेकिन बाकी 60% कहानी स्थानीय मुद्दों, स्विंग वोटों और SC/ST आबादी की भूमिका से बनती है। हाँ, उम्मीदवार का चेहरा भी मायने रखता है, लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ 5% तक। असली खेल तो जमीनी व्यवस्था और मुद्दों का ही है। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों तक गए। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि सिर्फ विश्लेषण करना ही काफी नहीं होता। डेटा हमें एक साफ और ठोस रास्ता बनाने में हमारी मदद कर सकता है। एक सफल अभियान के लिए एक समय पर आधारित प्लान होना बहुत जरूरी है। ये जो 90 दिन की सीढ़ी है, ये एक बड़ी लड़ाई को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ देती है। 90 दिन पहले नींव तैयार करो, 60 दिन पहले लोगों को अपने साथ जोड़ो, 30 दिन पहले अपने संदेश को धार दो और आखिरी हफ्ते में हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने पर ध्यान दो। हर कदम अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। और पूरी रणनीति का जो मूल मंत्र है वो यही है, शिकायतों को शासन में बदलना। सिर्फ लोगों की समस्याएं गिनाते रहना काफी नहीं होता, उन्हें ये यकीन दिलाना होता है कि आपके पास उन समस्याओं का एक ठोस समाधान भी है। असल बदलाव नारों से नहीं, एक भरोसेमंद एक्शन प्लान से आता है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये एक्शन प्लान लोगों तक पहुंचेगा कैसे? जाहिर है, डिजिटल तरीकों से। युवाओं की व्हाट्सएप टीमें बनाना, स्थानीय मुद्दों पर छोटी छोटी वीडियो रील्स तैयार करना, विपक्ष के फैलाए झूठ का तुरंत फैक्ट्स के साथ जवाब देने के लिए एक सेल बनाना और स्थानीय भाषा में बात करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ना, ये आज की राजनीति के नए और जरूरी हथियार हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब सिर्फ अगला चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये राजनीति करने के तरीके को, उसके नजरिए को बदलने के बारे में है। असली मकसद है मतदाताओं के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना जो भरोसे पर टिका हो और जो 5 साल तक चले, सिर्फ वोटिंग के दिन तक सीमित ना रहे। और ये जो रिश्ता बनाने की बात है, इसमें आज के डिजिटल दौर में लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना भी शामिल है। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति, ये एक बुनियादी जरूरत है, कोई विकल्प नहीं। इसका सबसे ठोस कदम है एक स्थायी निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय की स्थापना। सोचिए, एक ऐसा केंद्र जो 24/7 खुला हो, जहां कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंच सके। ये सोच प्रतिनिधि की भूमिका को ही बदल देती है, चुनाव के समय वोट मांगने वाले नेता से हर दिन सेवा करने वाले सेवक तक। यही निरंतर जुड़ाव और जवाबदेही असली विश्वास की नींव रखती है। तो हम इस सबसे बड़े सवाल के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल लोगों के दर्द, उनकी तकलीफों को भरोसे की एक मजबूत और स्थायी नींव में कैसे बदल सकता है? इसका जवाब किसी चुनावी रणनीति में नहीं, बल्कि शासन करने की सच्ची नीयत और जनता की निरंतर सेवा में छिपा है। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।